नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे TYBA सेमेस्टर 5 अनिवार्य हिंदी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की गबन कृति के गबन उपन्यास के बारे में हमने 2 वीडियो में बात की है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की कथा वस्तु हमने पूर्ण की थी। अब हम यहाँ उत्तरार्ध की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पूर्वार्ध की कथा वस्तु इलाहाबाद में घटित हुई है, यानी कि पूर्वार्ध का केंद्र इलाहाबाद है और उत्तरार्ध की कथा वस्तु कलकत्ता में, उसका केंद्र है कलकत्ता। क्यों? तो हम उस उत्तरार्ध की कथा वस्तु में जानेंगे कि क्यों उसका केंद्र बिंदु कलकत्ता है। तो हमने पूर्वार्ध में अंत में देखा था कि रमानाथ है, उस पर कर्ज के वजह से वो दुविधा में पड़ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है। और फिर उत्तरार्ध में जो घटना घटित होती है वो हमारी स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित है, यानी कि उत्तरार्ध की जो घटनाएं हैं वो स्वाधीनता आंदोलन पर निर्भर है। जानते हैं कैसे? तो रमानाथ घर से भागते भागते गाड़ी में चढ़ जाता है और रेलवे के डिब्बे में उसे कोई एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो उसकी मदद करता है और उसका नाम है देवी दिन। देवी दिन नामक खटिक का परिचय रमानाथ के साथ होता है और वो उसे अपने घर पर कलकत्ता साथ लेकर जाता है। अब रमानाथ है वो देवी दिन के साथ कलकत्ता में रहने लगता है। वो शांतिपूर्ण कलकत्ता में रह ही रहा था कि एक दिन वह पुलिस की झपेट में आ ही गया, यानी कि एक दिन पुलिस की निगाहें रमानाथ पर पड़ी और उसे ले गई थाने पर। तो रमानाथ को लगा कि शायद मैं आज तक पुलिस से बच रहा था, पुलिस मुझे ढूंढ ही रही थी। तो उसे तो वही लगा कि मैंने जो गबन किया था, गबन यानी कि घोटाला, जो मैंने घोटाला किया था उसी की वजह से पुलिस मुझे पकड़ रही है और आज मुझे थाने लेकर आई है। लेकिन वो भला क्या जाने कि उसने तो कोई गबन ही नहीं किया है, क्योंकि जो चुंगी की पैसों की जो थैली थी वो तो भरपाई हो चुकी थी। उसकी पत्नी झालपा ने अपने आभूषण को बेचकर उस कर्ज को तो मिटा दिया था। लेकिन बेचारा रमानाथ वो क्या जाने, क्योंकि वो तो घर से भाग गया था। उसे नहीं पता था कि झालपा ने अपने आभूषण बेचकर मेरा कर्ज उतार दिया है। तो इस डर के मारे थाने पर जाकर रमानाथ है अपना अपराध जाहिर कर देता है। वो सभी घटना को वर्णित करता है
तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ने रमानाथ को गबन के कारण तो पकड़ा ही नहीं था। तो पुलिस वाले इलाहाबाद फोन करके जब इस रमानाथ के बारे में पूछताछ करते हैं, तब कलकत्ता के पुलिस वालों को पता चलता है कि रमानाथ ने कोई गबन नहीं किया है। तो पुलिस वाले जानते हुए भी रमानाथ को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रमानाथ को क्रांतिकारियों के विरुद्ध भड़काना था। क्रांतिकारियों के विरुद्ध में जो बयान देना था, उसके लिए रमानाथ ही उसे योग्य लगा। तो वो रमानाथ को डराते हैं, धमकाते हैं और क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान देने के लिए मजबूर करते हैं। उसे कहते हैं, यदि तुम क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान दोगे तो तुमने जो गबन किया है, जो घोटाला किया है, उसका केस तुम पर फाइल नहीं होगा। तो रमानाथ है वो डर जाता है और क्रांतिकारियों के विरुद्ध में बयान देने के लिए तैयार हो जाता है। और रमानाथ ने ये क्यों किया? क्योंकि उसे भय था, उसके अंदर डर था। तो उसने ये जो किया, इसीलिए देवी दिन जिसके घर पर वो रह रहा था, उससे नाराज हो जाते हैं कि आपने क्या किया जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध में बयान देने के लिए आप तैयार हो गए। तो जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध में जो बयान देना था, इसी से पता चलता है कि उत्तरार्ध की जो घटनाएं हमारे सामने आई है, वो स्वाधीनता आंदोलन पर निर्भर थी। एक और रमानाथ है वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध में बयान देने को तैयार है, तो दूसरी ओर झालपा अपने पति को मिलने के लिए कलकत्ता आ पहुंचती है और किसी न किसी तरह वो पता कर लेती है कि रमानाथ कहाँ ठहरा है। तो देवी दिन के यहाँ ठहरा है ये जानकर रमानाथ के शोधखोल करते करते वो देवी दिन के घर आ पहुंचती है और झालपा भी वहाँ ठहर जाती है। तब देवी दिन रमानाथ की परिस्थिति से झालपा को परिचित कराती है। झालपा है ये दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पति की जो करुण स्थिति है, वो करुण स्थिति देखकर दुखी थी। और फिर वह झालपा अपने पति को सलाह देती है कि आपने जो किया वो अदालत के सामने सत्य बयान कर दीजिए। जो किया है आपने, किस कारण किया है, किस वजह से किया है, वो सब कुछ आप अदालत के सामने सत्य बता दीजिए। और रमानाथ मना करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि रमानाथ के अंदर डर था। फिर झालपा के बहुत कहने पर वो मान जाता है, लेकिन फिर से अदालत में तो वो क्रांतिकारियों के विरोध में ही बयान देता है। रमानाथ है वो भय के मारे, भय डर से झूठा बयान दे ही देता है। तो झालपा है उसे बहुत बुरा लगता है कि रमानाथ ने ये क्या किया, और रमानाथ के बयान से क्रांतिकारियों को कठोर कारावास तथा एक को फांसी की सजा भी मिलती है। और इसी बात से झालपा रमानाथ से बहुत ही गुस्से में है,
रमानाथ से बहुत ही आक्रांत उसके सामने करती भी है। जालपा अब तय करती है कि मेरी वजह से क्रांतिकारियों के, मेरे पति की वजह से क्रांतिकारियों की ये हालत हुई है, तो मैं क्रांतिकारियों की बस्ती में ही जाकर रहूंगी। और फिर जालपा क्रांतिकारियों की बस्ती में जाकर रहने लगती है। इस बात का पता रमानाथ को चलता है तो रमानाथ भी दुखी हो जाता है कि जालपा क्रांतिकारियों की बस्ती में रहने लगी। फिर एक दिन रमानाथ है एक जोहरा नाम की वेश्या की मदद लेकर जालपा तक अपनी बात पहुंचाता है और वो कहता है कि जालपा से कह देना कि अब मैं अदालत में पूरा सच बताऊंगा और हाईकोर्ट के जज के सामने मैं सही सही बात बता दूंगा। और फिर रमानाथ है किसी भी तरह हिम्मत जुटाकर हाईकोर्ट के जज के सामने जाकर सही सही बात बता देते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि जो निर्दोष क्रांतिकारी थे वो छूट गए। जो सारे कैदी थे जिसे निर्दोष नहीं माना जाता था उसे निर्दोष मानकर जज ने उसका फैसला सुना दिया और वो वहां से छूट जाते हैं। तो हमें पता चलता है इस घटना से कि यहाँ स्वतंत्र संग्राम की जो बातें थी उस पर हम थोड़ा बहुत दृष्टिपात कर सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने स्वतंत्र संग्राम की एक झलक प्रेमचंद ने प्रस्तुत की है। और फिर उपन्यास के अंत में रतन और जोहरा, जो रतन एडवोकेट की पत्नी थी और जोहरा जो वेश्या थी, वो संसार के रंगमंच से विदा हो जाती है। इतना ही नहीं, जालपा तथा रमानाथ, जो अब रमानाथ है वो छूट गया है क्योंकि उसने तो कोई गबन किया ही नहीं था। जालपा तथा रमानाथ गंगा के किनारे थोड़ी जमीन खरीदकर वहां खेती करते हैं और यहाँ गबन उपन्यास का उत्तरार्ध है वो खत्म होता है। प्रेमचंद जी ने एक कर्मभूमि उपन्यास भी लिखा है, वो ग्राम उद्धार की हमें प्रेरणा देता है। तो इसी तरह कर्मभूमि उपन्यास की तरह ही यह गबन उपन्यास भी ग्राम उद्धार की हमें प्रेरणा देता है। वैसे तो गबन उपन्यास में अनेक समस्याएं ये निरूपित है, पर यहाँ ग्राम उद्धार की भी हमें प्रेरणा मिलती है। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद ने जो कथा वस्तु का गठन है बड़ी कुशलता से किया है। पूर्वार्ध की कथा वस्तु का केंद्र इलाहाबाद और उत्तरार्ध की कथा वस्तु का केंद्र कलकत्ता, और दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए यहाँ प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता संग्राम की जो कथा है उसका भी आधार लिया है। वैसे यहाँ जो पात्रों की मृत्यु दिखाई दी रतन और जोहरा की, वो घटनाएं आकस्मिक है, इसीलिए जो कथा गठन है वो आकर्षित हो उठता है। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों की कथा वस्तु को देखकर हमें पता चलता है कि
जो पूर्वार्ध की कथा वस्तु है वो रोचक है, जो उत्तरार्ध की कथा वस्तु है वो पूर्वार्ध की कंपैरिजन में या फिर पूर्वार्ध की नज़र में थोड़ी बहुत सूक्ष्म है, पर फिर भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों की कथा वस्तु का गठन जो है वो बहुत ही कुशलता से प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इस उपन्यास के माध्यम से अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। और मुख्य समस्या स्त्रियों की जो आभूषण के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आसक्ति है, उसी की ओर संकेत करता है। और इसके अतिरिक्त भी कई समस्याएं हैं। आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि गबन उपन्यास की विविध समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो कथा वस्तु है वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में इतनी ही समाप्त हो जाती है।